नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मिनिस्ट्री हिंदी यूपीएससी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। दोस्तों, अगर बात हो देश के विकास की, देश में आर्थिक समृद्धि की, तो एक इंडेक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि वैश्विक पटल पर लगभग सभी देशों के डेटा को कलेक्ट करके बनाया जाता है। हाल ही में दोस्तों जो है वो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 जो है रिलीज़ हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डेटा यूपीएससी में बहुत जगह जो है आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ सूचकांकों से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें ये सूचकांक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाल ही में जारी हुई है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है 2025 हाल ही में जारी हुई है। इससे इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, याद रखिएगा, इसमें आपको जो डेटा है ये कहीं ना कहीं आपको कहीं भ्रम ना पैदा करे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये जो 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें जो है दोस्तों वो 2023 के डेटा की बात की गई है। 2023 के डेटा की बात की गई, तो 2023 के डेटा के बिहाफ पे जो इवैल्यूएशन करके जो है डेटा आया है सामने, वो 2025 की रिपोर्ट में है। यानी कि जब बात होगी 2025 के रिपोर्ट की, तो डेटा जो होगा वो 2023 का होगा। इसी तरीके से आपने जो देखा 2024 में जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो डेटा रहा है वो 2022 का रहा है। ठीक है दोस्तों, 2022 का रहा है डेटा। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा, जब भी अब आगे बढ़ेंगे क्लास में, तो आपको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि 2025 की जो है डेटा में 23 की बात क्यों की जा रही है। हालांकि दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रही हैं। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें हम किस जो है श्रेणीबद्ध तरीके से इसको समझेंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे एसडीआई रिपोर्ट 2025 के मुख्य तत्व और भारत से उसका क्या क्या जो है संबंध रहा है और भारत का इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। वहीं अगर हम बात करें तो हम एसडीआई के बारे में समझेंगे कि एसडीआई एक्चुअल में होता क्या है। दूसरी चीज़, एसडीआई के जो घटक हैं, जो मापदंड हैं, जो उसके संकेतक हैं, जिनके आधार पर ये जो इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बाद एसडीआई की जो है गणना किस प्रकार से की जाती है, और जो अंक आता है एसडीआई का वो किस प्रकार से दर्शाता है और क्या दर्शाता है, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो इस पीपीटी और इस पूरी क्लास के आधार पर हम कह सकते हैं कि बेस होगा। उसका आंसर जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसडीआई की जो रिपोर्ट रही है 2025 की, उसके कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप इन आंकड़ों का प्रयोग करके जो है अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, हालांकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लंबी रिपोर्ट होती है, तो उस पूरी रिपोर्ट में से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास उतना समय होता नहीं है उस चीज़ को ग्रैब करने का। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी सारी चीज़ें, बेसिकली ये मेरा प्रयास रहता है कि ये सारी चीज़ें आपको एक कंसाइज वे में एक जगह पर दे दी जाए। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस वर्ष की जो थीम रही है, याद रखिएगा, सबसे पहले कोई भी इंडेक्स आता है तो उस इंडेक्स की कोई ना कोई थीम रहती है। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, तो उसकी भी एक थीम रही है। ठीक है, हालांकि उस रिपोर्ट के बारे में ये भी कहा गया कि वो अब तक की सबसे क्रिटिकल रिपोर्ट रही है, क्योंकि वैश्विक पटल पर जो पत्रकारिता रही है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों से होकर गुजर रही है। ठीक उसी तरीके से एसडीआई की अगर हम बात करें, तो एसडीआई में भी इस साल की जो थीम रही है वो रही है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपुल्स एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ द एआई। यानी एआई को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेंटर में रख करके ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मानव विकास हो रहा है, मानव विकास की परिदृश्य बदलता जा रहा है, देश में धीरे धीरे जो है एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है और धीरे धीरे ये आधार बनती जा रही है आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि इस रिपोर्ट को में बताया गया कि एआई मानव विकास का एक नया आयाम या नया आधार जो है बन रही है। विभिन्न देश जो रहे हैं, चाहे वो भारत की बात कर लें, चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे यूके की बात कर लें, चाहे आप किसी भी देश की बात करें, जो वैश्विक दौड़ में हैं, वहाँ आप देख पाएंगे कि एआई धीरे धीरे वो जो है अपना एक छाप छोड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं एआई जो है हर क्षेत्र में, हर उसमें जो है मदद कर रहा है। हालांकि अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि जो है प्रदूषण को लेकर के एआई जो है अब जो है उसमें भी एआई का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। एआई से जो है डेटा को एनालाइज करवाया जाएगा, उसका टेबलाइजेशन करवाया जाएगा, यानी कि तालिकाकरण जो होता है उसका कराया जाएगा। सांख्यिकी आंकड़ों को जो है समझने और उसकी पूरी पद्धति जो है उसमें काफ़ी समय खर्चा होता है, जो एआई कम कर देता है। तो इस बार की जो थीम रही है वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में एआई कौशल की सीख और प्रसार, यानी कि एआई की जो पैठ है,
यानी कि अगर हम बात करें पेनिट्रेशन की, तो एआई की पैठ जो है भारत में वो सबसे ऊपर रही है, जिसमें भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। यानी कि एआई को सीखने के लिए, अगर एआई की बात करें कौशल की, उसको सीखने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए, तो भारत जो है उसमें प्रथम स्थान पे रहा है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें कि जो प्रतिभा का पलायन है, ये पैठ जो है एआई में, वो किस तरीके से भारत को प्रभावित करेगी, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि जो हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन होता है, जो हमारे यहाँ प्रतिभावान व्यक्ति हैं, वो पहले क्या होते थे कि भारत में पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ प्रतिभा जो है वो यहाँ का पर कमाते थे, और रिसर्च उसर्च की जब बात आती थी वो विदेशों में चले जाते थे दोस्तों। हालांकि जो डेटा देखा जा रहा है दोस्तों, उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो प्रतिभा का पलायन है वो हमारे यहाँ धीरे धीरे अब कम होगा। बात करें अगर हम 2019 की दोस्तों, तो जो प्रतिभा का पलायन था, यानी कि जो बात करें भारत में रिसर्च करने वाले लोग थे, वो रिसर्चर जो है 2019 में लगभग नगण्य थे। यानी कि भारत में जो रिटेंशन थी रिसर्चर्स की, वो 0 के लगभग आसपास थी। वहीं अगर अब बात करें वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में 20% रिसर्चर भारत में ही रुककर अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया कि एआई की जो पकड़ है, एआई की जो सीख है, उसका जो कौशल है, उसका जो विस्तार है थ्रू, अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटलीकरण को, और गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से एआई आधारित क्षेत्रों में जो योजनाएं लाई जा रही हैं, उसके आधार पर भारत को कहीं ना कहीं यहाँ बढ़त देखने को मिली है कि जो 20% रिसर्चर हैं अब भारत में रह करके ही अपना काम कर रहे हैं, वो विदेशों में जाना को प्रेफर नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि भारत में एआई अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण, यह दर्शाता है साफ साफ कि एआई को लेकर के भारत कितना ज़्यादा जो है सजग है, और भारत की नीतियां जो है एआई को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इंडिजिनस एआई के लिए मैंने आपको एक वीडियो में ये समझाया भी था कि जो सर्वम है, सर्वम जो है स्टार्टअप है, उसको जो है भारत के द्वारा अभी रिसेंटली जो है पहली फंडिंग प्राप्त हुई है, और भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप है जो एआई में बेसिकली जो है एआई के लिए जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसका वो क्रिएट करने का काम जो है सर्वम कर रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत किस तरीके से एआई को प्रमोट कर रहा है, और इस बार की जो रिपोर्ट भी रही है वो एसडीआई की एआई पर ही बेस रही है। तो एआई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप साइंस एंड टेक की न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें एआई को जो है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आप वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि एआई जो है वैश्विक पटल पर लगभग सभी देश के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों की जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट रही है, उसमें जो मुख्य तत्व और रहे हैं, तो उसमें रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत का एसडीआई जो मान रहा है, जो उसकी वैल्यू रही है वर्ष 2023 के लिए 0.685। ठीक है दोस्तों। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर्स होते हैं किसी भी देश के, वो हमेशा 0 से जो है 1 के बीच में होते हैं। तो इस बार जो रैंकिंग रही है भारत की वो 0.685 रही है। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किस श्रेणी के मध्य आता है भारत, क्योंकि जिस हिसाब से रैंकिंग होती है उसमें 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं एसडीआई में, कि जो भी रैंकिंग मिलेगी वो उस श्रेणी में दर्शाता है कि भारत किस श्रेणी में आता है। तो भारत आता है मध्यम मानव विकास श्रेणी में, जो कि एक चुनौती भी है दोस्तों, कि अगर हम बात करें कि भारत जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं अभी सरकारी जो तंत्र है और जो प्राइवेट तंत्र है, इनको कोलैबोरेट करके इस तरीके से काम करना होगा कि एआई के मामले में जो है और एसडीआई में जो उसकी रैंकिंग है वो धीरे धीरे बढ़ सके। रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग का मतलब कम हो सके और इसका जो वैल्यू है वो बढ़ सके, क्योंकि जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो रैंकिंग धीरे धीरे कम होगी दोस्तों। ठीक है। हालांकि बात करें कि इस आधार पर भारत को 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट एसडीआई की अगर हम बात करें तो उसमें रैंकिंग भारत की जो है 133 थी। इस बार हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भारत जो है वो इस बार 3 पायदान ऊपर आ गया है, और इस बार रैंकिंग 130 की रही है दोस्तों। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको भारत की रैंकिंग के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत की रैंकिंग जो है एसडीआई में क्या रही है, तो आप कह सकते हैं कि सर भारत की जो रैंकिंग रही है एसडीआई में वो इस बार 130 है, और पिछली रैंकिंग 133 है, जिसमें 3 अंकों का सुधार देखा गया है। जो 2022 की रैंकिंग थी वो जो है 133 थी। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके साथ साथ बात करें दोस्तों की जो 1990 में ये रिपोर्ट जो है बेसिकली पब्लिश होती है, पहली बार जो है एसडीआई की रिपोर्ट 1990 में पब्लिश की गई। तो 1990 से 2023 यानी कि जो डेटा आया है 2025 के रिपोर्ट में, वहाँ तक की अगर हम बात करें के बीच जो है भारत के एसडीआई में जो मूल्य, जो उसकी वैल्यू है, उसमें जो सुधार हुआ है वो 0.446 जो 1990 था उसमें आपकी जो वैल्यू रही है वो 0.446 रही है। वहीं 0.685
की जो वृद्धि रही है, जो कि इस साल की रैंकिंग को दर्शाता है, को अगर देखा जाए तो 53.6% का परिवर्तन देखने को मिला है, जो ये दर्शाता है कि भारत धीरे धीरे जो है इस रैंकिंग में काफ़ी ऊपर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि इस सूचकांक में पाकिस्तान के जो है किन दो व्यक्तियों की बात की जा रही है दोस्तों, कि यानी कि दो अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एसडीआई में एक जो है उनकी अहम भूमिका निभाई है, तो उनमें दो अर्थशास्त्रियों का नाम आता है, जो कि पाकिस्तान के महबूब उल हक हैं और भारत के अमर्त्य सेन जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस एसडीआई के डेवलपमेंट में निभाई है। तो ये एक तथ्य है दोस्तों जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि किस तरीके से मानव विकास सूचकांक है क्या और क्या किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, तो उस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है और तैयार किया जाता है। इसका ये एक प्रमुख समग्र सूचकांक है दोस्तों, सांख्यिकी सूचकांक है, जो किसी देश के नागरिकों के जीवन समग्र गुणवत्ता को मापता है। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो यूएनडीपी ने जो है 1990 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो है दिया कि कहा इसमें गया है कि जो देश है उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है, सिर्फ उससे ही नहीं किसी देश की जो है वैश्विक स्तर पर जो उसका रहन सहन है, वहाँ के लोगों का जो स्तर है वो नापा जा सकता है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है अहम भूमिका निभाते हैं अदर फैक्टर्स भी। सिर्फ आय को देख करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई इंसान की आय ज़्यादा है तो उसका रहने सहने का और उसका स्तर भी ऊंचा होगा। इसके लिए 3 अलग सूचकांकों को बनाया गया और यूएनडीपी के द्वारा इसको जो है प्रपोज किया गया कि भाई अब इस तरीके से हम इस चीज़ को ध्यान देंगे। सिर्फ जो है समृद्धि को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी देश के अंदर अगर किसी देश की समृद्धि अच्छी है तो वहाँ के सभी लोग जो है संपन्न होंगे। इसी को पहली बार 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से जारी किया गया दोस्तों। हालांकि इसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, उससे आप ये नहीं कह सकते किसी देश में कि उस देश में रहने वाले सभी लोग जो है वो काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है उनका जीवन है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो मानव जीवन की समृद्धि को बढ़ाने पर केंद्रित है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति है, उसकी जीवन में समृद्धि कितनी है, वो कितना विकास कर पा रहा है, इस पर जो है ये रिपोर्ट जो है वो डेवलप की जाती है, ना कि अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर जिसमें लोग रह रहे हैं। ये लोग जिसमें रह रहे हैं उसकी समृद्धि नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति की समृद्धि क्या है उस पर जो है ध्यान केंद्रित करती है जो है। इसके बाद मानव विकास दृष्टिकोण लोगों के विकास और अवसरों और विकल्पों के विस्तार पर बल देता है। तो ये कहता है कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपको एक तरह से कह सकते हैं जो विकास की संभावनाएं हैं, उसका विस्तार किस स्तर तक है, किस स्तर तक जो है प्रति व्यक्ति जो है, जो हर एक व्यक्ति है किसी देश का नागरिक जो है, उसके पास कितनी विकास की संभावना है, वो अपने स्तर को, जीवन स्तर की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, वो किस स्तर तक उसको लेकर जा रहा है। इसके साथ ही साथ यह सूचकांक समझाने में यह सहायता करता है कि किसी देश में आर्थिक विकास के साथ साथ, याद रखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ मानव विकास की स्थिति कैसी रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है ये समझ में आता है कि कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेटेट कर देते हैं कि भाई ये जो आपका एसडीआई है ये वही चीज़ बता रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या है, कैसा। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी देश की आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अंतर है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, या सिर्फ जीडीपी को ही महत्व नहीं देता या जीडीपी को ही सिर्फ जो है कंसीडर नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को भी महत्व देता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जा रही है, जो बनाई जाती है, तो यूएनडीपी के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो बनाई जा रही है रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है वो HDRO यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस की तरफ से जो है वो पब्लिश की जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें घटकों के बारे में, संकेतकों के बारे में, तो कौन कौन से संकेतक हैं, कौन कौन से घटक हैं जो इसको बनाने में कंसीडर किए जाते हैं दोस्तों। तो हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस द्वारा प्रकाशित की जाती है, लेकिन इसमें जो है वो 3 घटक जो है महत्वपूर्ण होते हैं। वो कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं? पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन का स्तर। तो ये 3 ऐसे घटक हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ। इन तीनों का सूचकांक अलग से बनाया जाता है और इन तीनों सूचकांकों को आप इस फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आइए इस फिगर को समझते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो डायमेंशन है वो क्या है? पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ।
जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो है पैरामीटर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी नॉलेज, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और तीसरी अगर हम बात करें अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक अच्छा जो है, एक सभ्य जो है, एक उच्च स्तरीय जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का जो स्तर है वो किस तरीके से मिलेगा। तो ये 3 डायमेंशन आपके सामने जो है देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें इनसे जो इंडिकेटर संकेतक बनाए जाते हैं, तो अगर हमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ देखनी है तो आपको देखना होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, जिसके लिए जो इंडेक्स बन के तैयार होगा वो तैयार होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहा जाएगा इसे। वहीं अगर हम नॉलेज यानी शिक्षा को अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो बच्चा है वो स्कूल में कितने वर्ष तक रुकता है, यानी कितने वर्ष तक उसकी पढ़ाई होती है। और वहीं अगर हम बात करें तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उसका मीन निकाला जो है औसत निकाला जाएगा कि औसत क्या रहा है उसका हर देश के अकॉर्डिंग। तो इससे जो इंडिकेटर तैयार होगा वो होगा एजुकेशनल इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको मेजर करना है तो आपको जीएनआई पर कैपिटा, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि इसको हम करते क्या है दोस्तों, पीपीपी मॉडल पे, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के मॉडल पे, तो उसको आधार पर निकालते हैं। इससे जो इंडेक्स बन के तैयार होता है वो होता है जीएनआई इंडेक्स। इस तरीके से जो है 3 डायमेंशंस को लिया जाता है, इंडिकेटर्स इस तरीके से होते हैं, और उससे डायमेंशन इंडिकेटर जो बन के तैयार होता है वो जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स। इन तीनों के आधार पर जो है वो जो है एसडीआई जो है बन करके तैयार होता है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें जो है सिर्फ आय को, किसी देश की आय, किसी देश की जो है नेशनल इनकम के साथ साथ वहाँ पर इन 3 पैरामीटर्स को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर हम एक एक घटक के बारे में समझने का प्रयास करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में स्वस्थ जीवन प्रत्याशा रही है वो 2023 वाली जो रिपोर्ट है, यानी कि जो 2025 में पब्लिश हुई है दोस्तों, उसमें 72 वर्ष रही है, और ये अब तक की सबसे ज़्यादा जो है रही है, अब तक की सर्वोच्च रही है। 1990 में अगर हम बात करें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत की क्या थी, तो वो 58.6 वर्ष थी दोस्तों। अब ये क्या है, 72 है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि इसमें किन किन चीज़ों का योगदान रहा है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं कि 58.6 से 72 पहुंच गई, इसमें जो सरकारी नीतियां हैं इनका बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जिसमें आपको 5 लाख का बीमा भी देखने को मिलता है। वहीं जननी सुरक्षा योजना, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान उनको एक हेल्दी जो है वातावरण मिल सके, उसके लिए योजना बनाई गई। उसके साथ ही साथ पोषण अभियान कार्यक्रमों ने इस जो है उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें जो कि है हमारा शिक्षा, तो शिक्षा में आप देख सकते हैं कि बच्चों के स्कूल में रहने की औसत अवधि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन 1990 में जो है वो आपकी 8.2 वर्ष से बढ़कर 2023 की जो रिपोर्ट आई है 25 में, याद रखिएगा इसलिए बार बार आपको मैं याद दिला रहा हूं, उसमें 13 वर्ष हो गई है। और औसत आयु जो मानक बताई गई है वो 12.6 ईयर्स बताई गई है इस एसडीआई की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कि इतना तो बच्चे को स्कूल में रुकना ही चाहिए। इसमें कुछ जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा, जैसे आपका देख सकते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। वहीं अगर हम बात करें समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय क्षेत्रों में सुधार लाने में काफ़ी मदद की है। एनईपी के बारे में बात करें दोस्तों, तो एनईपी जो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें अब जो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि ग्रेजुएशन, मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर करने के बाद किसी भी कारणवश, मान लीजिए फाइनेंशियल कोई कारण रहा है या मेरे घर में किसी तरह की कोई जो है ट्रेजेडी हो गई या किसी कारणवश मेरा अगर कोलैप्स होता है, तो अब आपने देखा होगा कि त्रिस्तरीय फार्मूला जो है वो ये साफ साफ कहता है कि भाई अगर आपने 1 साल किया है तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट, 2 साल कंप्लीट किए तो अलग, 3 साल किए तो अलग, और इसके साथ साथ अगर आपने चौथे साल जो है किया तो आपको डिग्री प्लस जो है सर्टिफिकेट दोनों दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो एनईपी है वो काफ़ी बड़ा योगदान जो है दोस्तों वो अदा करती है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एसडीआई कैलकुलेशन, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जो सरकार के काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो सरकार ने लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आय और आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई की, जो थर्ड इंडिकेटर है हमारा, जो थर्ड इंडिकेटर है उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2023 में $9,046.76 यानी पर कैपिटा इनकम भारत की रही, जो 1990 में 2,167.22 रही है। तो काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को दोस्तों मिल रहा है। इसमें जो है वो जो आप कह सकते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर आप देखें 2015-16 से 2019-21 तक ये डेटा जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2015-16 से 19-21 तक 13.5 करोड़ लोगों को जो है बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल जो है पॉवर्टी जो है उससे बाहर निकाला गया है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है 1990 के फिगर को चेंज करने में 2023 के। हालांकि ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मध्यम श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है भारत को अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि हम या यूँ कहें उच्च श्रेणी जो रही है जैसे नॉर्वे हैं, इन कंट्रीज़ की श्रेणी में जाने में लगभग अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं भारत के सामने। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो माप है, जो गणना है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसमें देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर भारत को जो है मध्यम मानव विकास वाले श्रेणी में रखा गया। तो जो आपको मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। किसी भी कंट्री का जो मान आता है वो 0 से 1 के बीच आता है। आप नॉर्वे का भी चेक करेंगे तो आपको 0 से 1 के बीच का ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मान है, ये अगर मान आपका 0.8 से लेकर के या उससे ऊपर है तो आप कहे जाएंगे कि अति उच्च मानव विकास जो है श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं या टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका मान 0.7 से 0.799 यानी कि इसके जस्ट बाद 8 स्टार्ट होगा, अगर इसके बीच है तो आप उच्च मानव विकास में आते हैं। वहीं अगर आपका सूचकांक जो है 0.55 से 0.699 है तो आप मध्यम श्रेणी में आते हैं, जिसमें भारत जो है इसी श्रेणी में आता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस बार जो भारत का रहा है वो रहा है आपका 0.685, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है भारत जो है दिखता है। वहीं अगर हम बात करें 0.49 या उससे कम है तो आप निम्न आय वर्ग में आते हैं। इसमें अफ्रीकी कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप की जो कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वो यहाँ आती हैं। हालांकि अगर हम बात करें दोस्तों इसके साथ ही साथ और अभ्यास प्रश्न की, कि अभ्यास प्रश्न इस पे क्या बन सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अभ्यास प्रश्न हमारे द्वारा ये हैं, इसका जो है आंसर जो है दोस्तों वो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। देखिए, मानव विकास सूचकांक SDI रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। वर्ष 2023 के लिए भारत का SDI मान 0.685 रहा है या उच्च मानव विकास श्रेणी में रहता है, इस हिसाब से इसकी जो श्रेणी है। वहीं अगर हम बात करें SDI रिपोर्ट 2025 की थीम जो है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल ऑफ पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI रही है। अगर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ें तो AI कौशल प्रकाश के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 1990 से 2023 के बीच भारत के HDI मान में लगभग 53.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प आपके सामने हैं। क्या 1, 2, 3 सही है? केवल 2 और 3 सही है? 1 और 3, 2 और 3 यहाँ ये मिस्टेक है, 2 और 3 सही है, और 1 और 4 सही है, या उपरोक्त सभी सही हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं दोस्तों। ये आपकी SDI से रिलेटेड एक ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको हर साल जो है रिवाइज़ करना पड़ता है जब भी ये रिपोर्ट आती है। तो मेरा प्रयास यही रहा है दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें एक जगह पे एक छोटे से समय अंतराल में ही चीज़ें समझ में आ जाएं, तो बेसिक समझ जो है आपकी बन चुकी है। हालांकि अगर आप SDI की रिपोर्ट चाहते हैं, पूरी SDI की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको पिन करके और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है, उससे जा करके ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर ये जो PPT है, जो PDF है आपके लिए, वो भी दे दी जाती है। इसके साथ ही साथ हमने SDI की पूरी रिपोर्ट वहाँ पर दे रखी है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे से रहिए। धन्यवाद।